हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। सिंस आज सैटरडे है तो आज हम अपना एडिटोरियल सेशन करने वाले हैं। तो पूरे वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो सारे जो भी इम्पोर्टेंट थे वो हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, देन कल संडे है। आज का जो सैटरडे की न्यूज़ है वो हम मंडे को कवर करने वाले हैं। ठीक है, मंडे को सैटरडे की भी न्यूज़ कवर हो जाएगी। साथ में सिंस कल संडे है तो हमारा कल वीकली एमसीक्यूज का सेशन होने वाला है। ठीक है, तो होपफुली प्लान तो आपको क्लियर हो गया कि क्या होने वाला है। उसके अलावा लास्ट वीक ही हमने एक नया इनिशिएटिव या नया तरीका, नया फॉर्मेट डिवाइस किया था अपने लिए कि हम क्या करेंगे। रेदर देन जस्ट स्टिकिंग टू द आर्टिकल, जो एडिटोरियल में आर्टिकल आया है उसके बियॉन्ड जाके, और उसके बियॉन्ड कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था। कास्ट पर एक आर्टिकल आया था एंड हमने कास्ट से रिलेटेड सोसाइटी के जितने भी सवाल आज तक यूपीएससी में आए थे सारे डिस्कस किए थे, उनके मॉडल आंसर्स फ्रेम किए थे। ठीक है, तो आर्टिकल के बियॉन्ड जाके पूरा का पूरा कास्ट एज अ टॉपिक हमने प्रिपेयर कर लिया था। एक हमने कास्ट प्रिपेयर किया था और इसके अलावा एक और था, कौन सा था आई एम फॉरगेटिंग, बट एक और आर्टिकल, एक और टॉपिक हमने प्रिपेयर किया था। आज जो हम करने वाले हैं, आज हम क्या प्रिपेयर करेंगे या आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो शशि थरूर द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है अबाउट डायस्पोरा। सो इट इज मेनली अबाउट इंडियन अमेरिकन या फिर यूएसए में जो हमारा डायस्पोरा है उनके बारे में ये आर्टिकल है, दैट व्हाई डोंट दे स्पीक अप या उनका क्या रोल रहा है अबाउट दैट। बट वी विल डिस्कस डायस्पोरा इन जनरल, ये आर्टिकल के बारे में है। इसके बियॉन्ड जाके ये देखो पीवाईक्यूज हैं जो डायस्पोरा से रिलेटेड आज तक आए हैं। वील डिस्कस दिस सारा, एक फॉर्डर मैं आपको दे दूंगी कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। फिर एक क्वेश्चन है, सिंस यूएसए बहुत न्यूज में है, यूएसए क्यों न्यूज में है, क्योंकि टैरिफ्स जो हम पे लगाए गए हैं उसकी वजह से काफी न्यूज में है। तो अगर इंडियन डायस्पोरा इन यूएस या इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका, इस पे कुछ क्वेश्चन आता है तो हम वो भी एक मॉडल आंसर सा डिस्कस कर लेंगे। तो असर एज वेल एज चैलेंज ये भी देख लेंगे, साथ में जितने पीवाईक्यूज है वो भी, और एक प्रोबेबल आंसर, मॉडल आंसर। ऑल राइट, तो एक तो ये डायस्पोरा आज हमारा प्रिपेयर हो जाएगा कि डायस्पोरा पे किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लिख पाएंगे। दूसरा, देर इज अबाउट इलेक्शन। अब इलेक्शन में क्या है, सिंस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत समय से न्यूज में है, जो बिहार में एसआईआर कंडक्ट किया गया उसकी वजह से ये प्रॉपर जो रिफॉर्म है काफी समय से न्यूज में था। इस पे ये एक आर्टिकल आया है अबाउट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये एक तरह से क्या है, ये एक इलेक्टोरल रिफॉर्म है। सो वील डिस्कस अबाउट वेरियस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अभी तक इलेक्शंस को लेके जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं दैट वी विल डिस्कस। एक तो हम आर्टिकल तो डिस्कस करेंगे ही, राइट, बट उसके बियॉन्ड जाके हम थीम्स देखेंगे कि किस किस थीम्स पे ब्रॉडली क्वेश्चन आता है। सो इलेक्शन कमीशन पे या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे जो क्वेश्चन आए हैं, ये एक मॉडल आंसर सॉर्ट ऑफ है। और मैंने एक आपको टाइमलाइन सी दे दी है कि अभी तक कौन कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं। ठीक है, और क्योंकि एसआईआर इज ऑल्सो अ रिफॉर्म। देन एक आर्टिकल था अबाउट चाइना। चाइना ने जो डैम बनाए हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो हमसे 10 टाइम्स ज्यादा है। सो स्टार्ट तो हम लोगों ने सेम ही टाइम पे किया था, टाइमलाइन सेम थी, तो क्या डिफरेंस है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा तो मैंने ऐड कर लिया है। अदरवाइज दोनों डायसपोरा और इलेक्शंस ये हम एक्सटेंसिवली आज प्रिपेयर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। होपफुली आपको ये वाला तरीका ठीक लग रहा होगा। वैसे आप लोगों के कमेंट्स तो आए थे कि ठीक लग रहा है, बट स्टिल अगर किसी को कोई नाराजगी इससे हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, पहले ही जैसे सिर्फ आर्टिकल्स डिस्कस करते थे वही अगर चाहिए तो उस पर भी मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। आर्टिकल का टॉपिक है या टाइटल इसका है, कैन डायस्पोरा प्लीज स्टैंड अप। क्या कंटेक्स्ट है, टैरिफ्स हम पे लगे, यूएसए ने हम पे टैरिफ्स लगाए। पहली चीज, हम पे सैंक्शंस लगे कि अगर रशिया और ईरान से ट्रेड करोगे तो सैंक्शंस लग जाएंगे। तीसरा, जो वीजा फैसिलिटी थी, फॉर एग्जांपल H1B वीजा जिसका हाईएस्ट बेनिफिशियरी इंडिया था, उस पे थोड़ा सा कर्व इन्होंने किया, कर्टेल किया, कुछ लिमिट्स लगा दी, कुछ एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी कंडीशंस लगा दी। सो अल्टीमेटली बहुत सारा नुकसान इंडिया को हुआ। अब इंडिया में वहां पे डायसपोरा है हमारी, इंडियन अमेरिकन वहां है जिनको हम अपना बहुत स्ट्रॉन्ग असेट मानते हैं, राइट, वी कॉल देम आर एसेट्स, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं उनको,
ये हमारे राष्ट्रदूत हैं, जो भी हमारे डायस्पोरा और कंट्रीज में हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर आर राष्ट्रदूत इनको कहते हैं। सो ये राष्ट्रदूत क्यों इतना एफिशिएंटली नहीं बन पा रहे हैं, या पहले डायस्पोरा ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, या अभी भी डायस्पोरा क्या कंट्रीब्यूट करती है और कहाँ वो फेल कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स लाई करती है, इस आर्टिकल में शशि थरूर जी द्वारा ये लिखा गया है। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सो आर्टिकल इज अबाउट इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा, एज वी जस्ट सेड। अब यूएस पॉलिसीज चेंज हो रही हैं टुवर्ड्स इंडिया, स्पेशली अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब क्या हो गया है, एक थोड़ा सा डिलेमा सॉर्ट ऑफ चल गया है। डायसपोरा थोड़ी सी डिलेमा में है कि हम एसिमिलेट करें या एलिजियंस दिखाएं। अब ये क्या है, असिमिलेशन वर्सेस एलिजियंस, ये क्या डिलेमा है। असिमिलेशन है कि अब वो डायसपोरा यूएसए में रह रही है, ऑब्वियसली उनको उन्हीं के कल्चर से या उनकी सोसाइटीज के साथ असिमिलेट तो करना ही है, उनको ऑड वन आउट तो नहीं रहना। वो नहीं चाहते कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो वो असिमिलेशन पे तो अच्छा खासा फोकस कर ही रहे होंगे। जो डायसपोरा है वो नॉर्मली चाहेगी कि वो असिमिलेट कर जाए अमेरिकन सोसाइटी के साथ, बट साथ में क्या वो एलिजियंस शो करें इंडिया के प्रति, जहां से वो अपनी रूट्स ट्रेस करते हैं, या वो अलीजियंस रखे टुवर्ड्स अमेरिका, जो कि उनकी होस्ट कंट्री इस समय है। सो ये एक डिलेमा है जो डायसपोरा फेस कर रहा है, और इसी वजह से शायद वो स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा है, या जो पॉलिसी चेंज अभी आया है इसके लिए वो इतना वोकल नहीं हो पा रहे, वो एडवोकेसी नहीं आ पा रही। जो हमारे असेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग असेट्स जिनको हम कहते हैं डायसपोरा को, वो एडवोकेसी नहीं शो कर पा रहे। ऑल राइट, सो सक्सेस ऑफ इंडियन अमेरिकन डायसपोरा में, इंडियन अमेरिकन आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इमिग्रेंट कम्युनिटीज। मॉडल माइनॉरिटी वहां की तरह उन्हें देखा जाता है। ये जो टर्म है, जो फ्रेज है, ये आप कहीं पर भी अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, मॉडल माइनॉरिटी। मॉडल माइनॉरिटी की तरह यूएसए में उनको देखा जा सकता है, बिकॉज लुकिंग एट देयर इंटीग्रेशन, देयर अचीवमेंट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस। इंडिकेटर्स क्या है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट मीडियन हाउस होल्ड इनकम है, स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्च्यून 500 कंपनीज, बहुत सारे सीईओ इंडियन ओरिजिन के हैं। देन अकेडमिया में, पॉलिटिक्स में, इंस्टीट्यूशंस लाइक एफबीआई एंड सीडीसी, यहाँ पे भी इंडियन अमेरिकन की रिप्रेजेंटेशन है। सो हमारी डायस्पोरा काफी स्ट्रांग है यूएसए में, काफी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन वहां है हमारी डायस्पोरा का। एंड बट अब हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, देर इज अ पॉलिसी शिफ्ट, और उस पॉलिसी शिफ्ट के लिए ये जो डायसपोरा है ये भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो चुकी है। पॉलिसी शिफ्ट ये है, 50% का टैरिफ लगा दिया है, H1B वीजास के लिए लॉन्ग डिलेज हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन हो रही है, जिससे अल्टीमेटली हमारा जो यूथ है या जो हमारे स्टेम ग्रेजुएट्स थे वो वहां जाते थे, लाइवलीहुड अचीव करते थे, यहाँ पे अपना टैलेंट वहां शोकेस करते थे, या स्किल्स रीगेन करके अल्टीमेटली वापस आ जाते थे, और लोकल कम्युनिटी को यहाँ पे फिर फायदा होता था। सो इन पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। देन सैंक्शंस या लग गए हैं इंडियन इम्पोर्ट्स पे, और जो भी हम ईरान या रशिया से करेंगे उन पे भी सैंक्शंस लग गए हैं, और अब इतना ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, बट डायसपोरा वॉइसेस आर ऑफन म्यूटेड और एब्सेंट। डायसपोरा उतनी वोकल नहीं है जितनी उनको होना चाहिए। ठीक है, सो डिलेमा क्या है, वही जो हमने डिस्कस करा कि एसिमिलेशन वर्सेस एलिजियंस। एसिमिलेशन, यूएस आइडेंटिटी पे फोकस करें, उनके कल्चर के साथ असिमिलेट कर जाएं, क्योंकि हम वो भी नहीं चाहते होंगे कि उनको एक फॉरेन लॉबी की तरह वहां पे देखा जाए। ठीक है, ऑड वन आउट किसी को नहीं होना, फॉरेन लॉबी की तरह वो नहीं चाहते कि हमको अलग तरह से फिर देखा जाए, अलग तरह से ट्रीट किया जाए। बट साथ में एलिजियंस की भी प्रॉब्लम है, कि अल्टीमेटली अगर वो एलिजियंस शो करेंगे इंडिया की तरफ, तो क्या लगेगा कि इनकी तो लॉयलिटीज डिवाइडेड है, फिर उनको अमेरिका में एज इंडियन अमेरिकन शायद ना देखा जाए, ज्यादा उनको देखा जाए कि दीज आर इंडियंस फर्स्ट, अमेरिकन लेटर। ये वाली धारणा वहां बन सकती है डोमेस्टिक पॉलिसी में, तो वो ये भी अवॉइड कर रहे हैं। दैट इज वाई देयर वॉइसेस आर ऑफन म्यूटेड और एब्सेंट। अब डायसपोरा टेंड्स टू प्रोटेस्ट स्ट्रांगली ऑन डोमेस्टिक इश्यूज। डोमेस्टिक इश्यूज कौन से हैं, जो यूएस के अपने डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जैसे वहां पे तो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, बट अल्टीमेटली जब इंडिया रिलेटेड पॉलिसीज आती है तो उस पर वो फिर थोड़ा कॉशियस रहते हैं कि हम अपना स्टांस लें या ना लें। ये एक प्रॉब्लम रहती है। साथ में ये तो एक प्रॉब्लम है कि वो हमारे लिए बात नहीं कर पा रहे हैं, बट बात इसलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनमें अपने में विद इन में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, और वो विद इन इश्यूज कौन से हैं, देयर इज फ्रेगमेंटेशन विद इन डायसपोरा। वो अपने आप में भी काफी ज्यादा डिवाइडेड है, उनकी यूनाइटेड वॉइस नहीं है।
यूनाइटेड वॉइस नहीं है। कुछ दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ देखा था, हमने नहीं देखा था, होपफुली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि यूएस में टेक कंपनीज़ में कास्ट किस बेसिस पे किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये कुछ वाक़या सामने आया था। सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हुई थी इसकी, अगर आपने देखा हो तो। बट वी नो दैट fragmentation है within diaspora along the lines of religion, region, then political orientation. Political orientation भी है वहाँ की कि राइट है, आप ट्रम्प की पार्टी को सपोर्ट करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं, या आप एक डेमोक्रेट हैं, तो इस तरह की ओरिएंटेशन भी है। साथ में कास्ट के बेसिस पर भी है। एंड देन देर आर डाइवर्जेंट व्यूज ऑन मोदी एंड ट्रम्प, तो देर इज फ्रेगमेंटेशन, राइट। देन देर इज पॉलिटिकल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हार्म होते हैं जब हमारा डायस्पोरा इस तरह से चुप हो जाता है और हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, या हमारे लिए वॉइस नहीं वो रेज करते। सो कम्युनिटी को अल्टीमेटली नीड है कि वो बैलेंस करे असिमिलेशन को विद एडवोकेसी, एक्टिंग एज अ ब्रिज रेदर देन अ बाइक फेंडर। ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेज है दैट यू कैन कोट। ठीक है, एक तरह से ब्रिज की तरह एक्ट करने की जरूरत है, एक ग्लू की तरह एक्ट करने की जरूरत है बिटवीन टू कंट्रीज, या बिटवीन द डिप्लोमेसी। बेसिकली डिप्लोमेसी में एक ग्लू की तरह एक्ट करने की जरूरत है, बट रेदर देन अ बाय स्टैंडर्ड, बिकॉज देयर साइलेंस मे वीकन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन शेपिंग यूएस फॉरेन पॉलिसी। ये डायसपोरा पे फैक्ट है। अगर अमेरिकन डायसपोरा पे अल्टीमेटली, नॉट जस्ट अमेरिकन डायसपोरा हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक मॉडल आंसर है जो देख लेंगे, बट ये पॉइंट्स आप नोट करके रखेंगे। डायसपोरा पे फैक्ट्स हैं जो आप कोट करेंगे, अपने इंट्रोडक्शन में कोट कर सकते हैं। दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट डायसपोरा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, 32 मिलियन अकॉर्डिंग टू यूएन, 2020 का डेटा है। देन रेमिटांसेस हम सबसे ज्यादा रिसीव करते हैं, 100 111 बिलियन इन 2022, वर्ल्ड बैंक का डेटा है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। देन डायसपोरा इज द की पिलर, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो पास्ट में हमारे डायसपोरा ने हमको हेल्प किया है या स्ट्रॉन्ग वॉइस रही है। ये एग्जाम्पल पक्का से कोट करना अगर डायसपोरा पे क्वेश्चन आ रहा है तो, स्पेशली दिस वन। अगर यूएसए पे नहीं भी है, जनरल क्वेश्चन है तब भी। इंडिया इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील 2008। होपफुली आपको पता होगा कि हम एनपीटी हमने साइन नहीं किया है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हमने साइन नहीं किया है, और क्योंकि वो हमने साइन नहीं किया है तो हम न्यूक्लियर फ्यूल या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहीं से भी इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। कोई भी कंट्री हमको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेनली एक्सपोर्ट वो नहीं करते, क्योंकि हम एनपीटी हमने साइन नहीं किया था। तो जो न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप है उसमें भी हमारी एंट्री नहीं थी, तो इसकी वजह से हम पे एक तरह से बैन सॉर्ट ऑफ लगा हुआ था कि हम न्यूक्लियर, ना तो टेक्नोलॉजी हमको कोई देगा, ना हम न्यूक्लियर फ्यूल हमको कोई देगा, तो हमको इम्पोर्ट करना था ये सब कुछ। उस समय पे क्या चाहिए था कि एक तो एनएसजी का वेवर मिल जाए, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का वेवर हमको मिल जाए, दूसरा जो कांग्रेस है यूएसए में, जो कांग्रेस है उनका वेवर हमको मिल जाए या उनकी सपोर्ट बेसिकली मिल जाए। तो उस समय पे जो वहां पे डायसपोरा थी, इंडियन डायसपोरा, एक्चुअली दिस इंडियन कॉकस इन यूएस कांग्रेस, ये क्या है, कॉकस मतलब ग्रुप, ये एक ग्रुप सॉर्ट ऑफ बनाया गया है वहां की कांग्रेस में। और ये पहला था किसी फॉरेन कम्युनिटी का, फॉरेन कंट्री का पहला ऐसा ग्रुप था जो बना था इंडिया का, इंडिया कॉकस इन यूएस कांग्रेस। ये आई थिंक 1993 में ये ग्रुप बना था, एंड देन 2004 में इसका नाम चेंज होके सेनेट इंडिया कॉकस कर दिया था। उससे पहले इसका नाम इंडिया कॉकस था। ठीक है, नाम वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना नोट करो कि तुम लिख सको आंसर में दैट देर इज इंडिया कॉकस इन यूएस कांग्रेस। ये एक तरह से एक ग्रुप है। इस ग्रुप में कौन कौन लोग हैं, इसमें कुछ सीईओज हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडियन इंडियन अमेरिकन सीईओज, इंडियन अमेरिकन एकेडमिया में जो है, रिसर्च में जो इन्वॉल्व है, अल्टीमेटली बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग, अमेरिका में जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो इस कॉकस का पार्ट है, और वो फिर एडवोकेट करते हैं इंडियंस के राइट के लिए। ठीक है, सो उस समय पे वी वर टॉकिंग अबाउट दिस इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। तो हमको न्यूक्लियर के मामले में कुछ फ्यूल वगैरह नहीं मिलता था, टेक्नोलॉजी नहीं मिलती थी, तो उस समय इस कॉकस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने हमारी जो डायसपोरा थी, उन्होंने एक तरह से एडवोकेसी करी थी वहां पे कांग्रेस में। उन्होंने बताया कि देखो यार, हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है इंडिया, हमारा एक रिस्पॉन्सिबल यूज का इतिहास है, हमने न्यूक्लियर, भले ही हमने न्यूक्लियर टेस्ट करे, बट वी आर प्रिटी मच रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल कंट्री है हम, और पीस लविंग कंट्री है, डेमोक्रेसी में मानते हैं, इस तरह के हमारे आइडियल्स हैं, स्ट्रॉन्ग आइडियल्स हैं। सो अल्टीमेटली इंडिया को वेवर मिल जाना चाहिए।
एनपीटी से। तो डिस्पाइट हमारे ना साइन करने के बावजूद भी, हमने एनपीटी अभी तक भी साइन नहीं की है, एनपीटी ना साइन करने के बावजूद भी अभी भी हमको ये न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील में वेवर मिलता है। ऑल राइट, सो ये क्यों हुआ था? ये बाय बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉबिंग बाय इंडियन अमेरिकन। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। देन हाउडी मोदी इवेंट भी इसी कॉकस ने या इसी ग्रुप ने अटेंड, अटेंड नहीं, क्या कहते हैं, मैनेज या ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज इज द वर्ड, ऑर्गेनाइज किया था। हाउस्टन में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था एंड इट शोकेस डायसपोरा इन्फ्लुएंस इन यूएस पॉलिटिक्स। ये डायसपोरा डिप्लोमेसी के एग्जाम्पल है। देन चैलेंज फॉर डायसपोरा एडवोकेसी, वो जो एक्विजिशन लग जाएगा डुअल लॉयलिटी का, कि आप इंडिया के लिए लॉयल है या आप अमेरिका के लिए लॉयल है, आप प्लीज पहले ये बता दो। ठीक है, तो इस तरह की डुअल लॉयलिटी का एक्विजिशन पे लग सकता है। देन देर आर इंटरनल डिविजन्स, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, लेफ्ट वर्सेस राइट आइडियोलॉजिकल स्प्लिट्स, देन रीजन की एक जो दरअसल आपस में रहती है। तो दीज आर द इंटरनल डिविजन, जिसकी वजह से यूनिफाइड आवाज नहीं मिल रही है हमारे डायसपोरा को। देन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ होस्ट कंट्रीज इंटरेस्ट ओवर होमलैंड, अब वो अमेरिका के इंटरेस्ट को पहले रखते हैं रेदर देन इंडिया। इंडिया ने क्या क्या एंगेजमेंट पॉलिसीज करी हैं, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक डेडिकेटेड डिवीजन है जो ओवरसीज इंडियन अफेयर्स को इंटीग्रेट करती है, जिसमें डायसपोरा को पॉलिसी में इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, देन वी सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस, जिसमें हम अपने जो ये डायसपोरा है इनको काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इनको दी जाती है बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट्स। राजदूत इनको, नॉट राजदूत, आई एम वेरी सॉरी, राष्ट्रदूत, राष्ट्रदूत इनको मोदी जी कहते हैं। ये टर्म भी प्लीज यूज करना, राष्ट्रदूत। देन ओसीआई कार्ड या ओसीआई स्कीम में इनको ट्रेवल और इन्वेस्टमेंट के लिए इजी पाथवे मिलता है। ऑल राइट, तो आर्टिकल यही था, दिस वाज अबाउट यूएसए मेनली, बट दीज आर द क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस देखो, 2017 में क्वेश्चन आया था दैट इंडियन डायस्पोरा हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब ये क्या है ना, ये हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ भी थोड़ा सा लिंक कर जाता है, तो इस वजह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे क्वेश्चन आया था, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज पे। देन अगेन 2000, एक्चुअली 2013 में आया था, फिर 2017 में फिर से सेम क्वेश्चन, सेम लाइंस पे क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। देन 2011 में क्वेश्चन था अबाउट डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज ऑफ देयर रेजिडेंस एंड इंडिया। Then critically assess the role of Indian diaspora in modernization and economic development of their respective countries of their residence. सेम ही क्वेश्चन है, 2009 वाला ही 2011 में रिपीट हुआ है। देन 2008 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन डेवलप्ड कंट्रीज फॉर इंडिया। हो सकता है इस बार यूएसए की पॉलिसी को लेके आ जाए, हो सकता है ना, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में है। देन कमेंट ऑन द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन प्रमोटिंग इंडियाज इंटरेस्ट, इसमें आप वो सिविल न्यूक्लियर डील और वो सब इस तरह की कल्चरल एसिमिलेशन, देन योगा, बॉलीवुड, ये सब फिर लिखा जा सकता है। ठीक है, अपनी सॉफ्ट पावर यहाँ पे फिर शोकेस करी जा सकती है और मतलब एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थीम्स। आप देख रहे हैं कि डायसपोरा एक रिपीटेड थीम तो है। ठीक है, डायसपोरा पे क्वेश्चंस आते हैं और मेनली इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं आप कि इंडियन डायस्पोरा, डेफिनेशन दे सकते हो कि इंडियन डायस्पोरा रेफर्स टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग एनआरआईज एंड पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन। या फिर आप वो डेटा दे सकते हैं, कहाँ गया वो डेटा, ये रहा। इंडिया हैज द लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, 32 मिलियन बाय यूनाइटेड नेशंस का डेटा कहता है। देन रेमिटेंसेस वाला तो नहीं, ये तो आप इकोनॉमिक वाले एंगल में डालेंगे कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, ये आगे आएगा, बट ये डेटा आप कोट कर सकते हैं, ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट ग्लोबल प्रेजेंस, ये वही है, एक्चुअली डेटा ही है, मैंने देखा नहीं। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन कहाँ कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड द गल्फ। ऑल राइट, उसके बाद कंटेक्स्ट, इंडियन डायस्पोरा एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड द होस्ट कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल एक्सचेंज एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। देन रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा में, जैसे साउथ ईस्ट एशिया वाले 2 बार क्वेश्चन आया था, तो ये एक बार देख लेते हैं। मैं आपको क्या करूंगी, हम 3 एक्चुअली डिस्कस कर लेते हैं, 3 क्या 4 डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ कहाँ है हमारी डायस्पोरा मेनली, साउथ ईस्ट एशिया में है, जिसमें ये है कि हम
हिस्टोरिकली एंगेज्ड। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि कॉलोनियल टाइम्स से चले गए हैं, ठीक है, ट्रेड की वजह से। एंड देन कॉलोनियल टाइम्स में इंडेंचर्ड लेबर बन के हम यहाँ पे गए हैं। ये जो कंट्रीज हैं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, कुछ इस तरह का इतिहास भी हमारा है। बट अब हम और ज्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ हो चुके हैं। सो इंडियंस इन आईटी, हेल्थ केयर, फाइनेंस कंट्रीब्यूट टू होस्ट कंट्रीज इकोनॉमी। अच्छा, ये एक बार देख ही लेंगे, बट पहले मैं आपको जो बता रही थी वो देख लेते हैं। देखो, साउथ ईस्ट एशिया, ये हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या है। जैसे मलेशिया जैसी कंट्रीज है या सिंगापुर है, यहाँ पे हम आईटी, हेल्थ केयर, इस तरह से हैं। सिंगापुर के एक्चुअली जो आई थिंक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। मलेशिया में बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं। सो अल्टीमेटली गवर्नेंस और इस तरह के सेक्टर्स में हम रिप्रेजेंटेशन हमारा है। व्हाइट कॉलर जॉब्स में या गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेशन है व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ ईस्ट एशिया। अब जब हम अमेरिकन की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी ऑल नो कि जैसे आईटी कंपनीज हैं, एकेडेमिया में हम रिप्रेजेंटेटेड हैं, रिसर्च में तो इंडियंस यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, मतलब अच्छी टॉप स्ट्रेटा वाली जॉब में आते हैं। देन गल्फ कंट्रीज में तो एज लेबर हम वहां जाते हैं, लेबर प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज वहां प्रोवाइड की जाती है हमारे द्वारा, और यहाँ पे थोड़े वल्नरेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वहां की पॉलिसीज के लिए थोड़े वल्नरेबल हैं। देन अफ्रीका, अफ्रीका में भी बहुत अच्छी एक इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी है। और वो क्यों है वहां पे? बिकॉज पहले चले गए थे, काफी लंबे समय से वहीं पे बसे हुए हैं, अल्टीमेटली कॉलोनियल टाइम्स से। देन वहां पे बिजनेसेस में बहुत रिप्रेजेंटेटेड है। जब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा वहां बिजनेसेस में कंट्रीब्यूट करती है, लोकल मार्केट्स में या लोकल इकोनॉमी में काफी योगदान इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज का है। ठीक है, तो ये मेन कुछ जगह है जहाँ पे हम हैं। साथ में अगर आप कैरेबियन कंट्रीज की बात करें तो कुछ टाइम पहले ही हमने एक पॉइंट देखा था कि ग्रिमित्यास सिस्टम से एक ग्रिमित्यास कम्युनिटी वहां प्रॉपर बन चुकी है, जहां जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, फॉर एग्जाम्पल शोकेसिंग ऑफ रामायण एंड महाभारत, वो अभी भी वहां चलता है। और ये ग्रिमित्यास कम्युनिटी कौन सी थी कि जिनको पहले एक अग्रीमेंट बना के कॉलोनियल टाइम में प्लांटेशन करने के लिए एज वर्कर्स वहां लेके गए थे, देन फिर वो वहीं बस गए। ठीक है, तो ये ब्रॉडली है कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंटेड है, रिप्रेजेंटेटेड है, और किन किन एरिया में है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में गवर्नेंस में भी है, देन व्हाइट कॉलर जॉब्स में भी है। देन अमेरिका में बात करें तो अगेन व्हाइट कॉलर जॉब्स में है। काफी ज्यादा माइग्रेशन अमेरिकन कंपनीज में होता है। बहुत सारा हमारा जो टैलेंट है, यंग टैलेंट है, अमेरिका में जाता है। देन गल्फ कंट्रीज में लेबर, एज लेबर या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वहां जाते हैं। देन अफ्रीका में जो हमारी वहां की कम्युनिटी है, वो बिजनेसेस और लोकल इकोनॉमी में उनका काफी अच्छा खासा से है। ठीक है, सो हैविंग सेड दैट, अब आते हैं साउथ ईस्ट एशिया, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा है, इससे ना आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर किसी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आता है, जैसे अरेबिक कंट्रीज पे या डेवलप्ड कंट्रीज पे, तो उसको कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें, रोल ऑफ डायस्पोरा में क्या आएगा, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हमारा क्या है वहां। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेड, हम बिजनेसेस एंड ट्रेड में एंगेज्ड है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया में। फॉर एग्जाम्पल देर आर इंडियन ओन्ड एसएमईज सिंगापुर में, टेक्सटाइल रिलेटेड रिटेल बिजनेस इन मलेशिया। अभी देखो, जब टैरिफ लगे हैं ना, यूएस ने टैरिफ लगाए हैं, तो बहुत सारे जो यहाँ पे लोग थे, जो यहाँ पे टेक्सटाइल मार्केट्स में ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपने बेसिस जो मलेशिया वाले थे उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया है कि यहीं पे काम करते हैं, मलेशिया में ही काम करना शुरू कर देते हैं, सो दैट टैरिफ ना लगे। टैरिफ को एस्केप करने के लिए, तो अल्टीमेटली हमारे वहाँ रिटेल बिजनेसेस हैं मलेशिया में, टेक्सटाइल टेक्सटाइल सेक्टर मलेशिया में काफी ज्यादा है। देन देर आर एसएमईज इन सिंगापुर। इसीलिए हमने जब सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आई थिंक इंडिया आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, अभी कुछ टाइम पहले ही वो आए थे, तो हमने एमएसएमईज के लिए एक अग्रीमेंट किया था। वो इसीलिए किया था बिकॉज इंडियन लोन एसएमईज भी वहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस काफी सारी है वहां पे। देन इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई वहां से आता है। डायसपोरा इन्वेस्ट इन इंडियन स्टार्टअप्स एंड साउथ ईस्ट एशियन वेंचर्स, बूस्टिंग बायलेटरल इकोनॉमिक टाइज।
देन रेमिटांसेस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रेमिटांसेस। ये जो डायस्पोरा है ये रेमिटांसेस भेजते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है और जॉइंट वेंचर्स फैसिलिटेट होते हैं इससे। ठीक है, ये जो डायस्पोरा है ये जब अल्टीमेटली इंडिया आती है, कुछ लोग इंडिया वापस भी आ जाते हैं, जैसे H1B वीजा के लिए कुछ समय जाएंगे, देन वापस जब इंडिया आएंगे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, स्किल ट्रांसफर होगा, सो ये कुछ फायदा होता है। देन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, यही बात हो रही है कि दे ऑफन ऑक्यूपाई मैनेजरियल एंड टेक्निकल रोल्स फिलिंग स्किल गैप्स। देन इंडियंस इन आईटी, हेल्थ केयर, फाइनेंस कंट्रीब्यूट टू होस्ट कंट्रीज इकोनॉमी, होस्ट कंट्री की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। देन सोशल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी है। कल्चरल इंटीग्रेशन में क्या है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन फेस्टिवल्स हैं बहुत सारे, एक बहुत सारे ऐसे तमिल तमिलनाडु के कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो मलेशिया, इंडोनेशिया इन कंट्रीज में मनाए जाते हैं। देन टेम्पल्स, कल्चरल इंस्टीट्यूशन प्रमोट सोशल कोहेजन एंड मल्टीकल्चरलिज्म। कैम्बोडिया में लार्जेस्ट टेम्पल है, राइट? सो देर आर टेम्पल्स ऑल्सो, तो देर इज एन एलिमेंट ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। सॉफ्ट पावर इससे हमारी एनहांस होती है। इंडियन सिनेमा, योगा, कुजीन इंक्रीज इंडियाज कल्चरल फुटप्रिंट। अब देखो इंडियन फूड बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई करते हैं, और ये क्या है, इवेंचुअली हमारी सॉफ्ट पावर। योगा कम्स इन सॉफ्ट पावर। ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे हम बुद्धिस्ट समिट हमने कुछ टाइम पहले दिल्ली में करवाई थी, ये भी जो बुद्धिज्म है दिस इज ऑल्सो आर सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे साउथ कोरिया का एग्जाम्पल ले लो, उनका के ड्रामा वो जो चलाते हैं साथ में, हाँ, के ड्रामा और कोरियन स्किन केयर, ये क्या है एक तरह से, ये उनकी सॉफ्ट पावर ही तो है। सॉफ्ट पावर जनरेट हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आना चाहते हैं, उन कंट्री को विजिट करना चाहते हैं, कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, सो अल्टीमेटली सॉफ्ट पावर इससे इंक्रीज होती है। कितने लोग हैं जो कोरिया जाना चाहते हैं टू मीट दीज सेलिब्रिटीज और टू अवेल देयर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, है ना? Then education and knowledge sharing. Diaspora contributes to educational institutions, research collaboration and skill development programs. तो ये डायस्पोरा का रोल है। देन स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक कंट्रीब्यूशन में क्या आता है, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का इन्फ्लुएंस वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर कैरेबियन कंट्रीज में क्रिमिथियास, तो ये क्या है, इंडियन डायस्पोरा ही इनको आप मान सकते हैं। ऑल्दो अब वहीं के कल्चर में एसिमिलेट हो चुके हैं बट स्टिल इंडियन ओरिजिन के हैं। देन अमेरिका में है, यूके में है। सो वहां की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी वो अल्टीमेटली इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाएगी, क्योंकि उनका बहुत सारा उनके बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं या उनकी जो बहुत सारी पॉपुलेशन है वो अल्टीमेटली क्या है, किसी और कंट्री के डायस्पोरा, किसी और कंट्री को भी रिप्रेजेंट वो करते हैं। तो अल्टीमेटली पॉलिसी इन्फ्लुएंस भी रहता है, फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी भी और जो दूसरी कंट्री है उनकी भी। देन बायलेटरल रिलेशंस इससे काफी स्ट्रांग होते हैं। देन एक्ट्स एज अ ब्रिज फॉर नेगोशिएशंस इन ट्रेड, डिफेंस एंड कल्चरल एक्सचेंज। ये हम अरब कंट्रीज के साथ देखते भी हैं कि एक तरह से नेगोशिएशन का पार्ट भी डायस्पोरा बन जाता है। अब ये है रोल इन डेवलप्ड कंट्रीज। ये तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में था, और ये है डेवलप्ड कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, प्रोफेशनल सर्विसेज इंडियंस डोमिनेट करते हैं आईटी, हेल्थ केयर, एकेडेमिया और रिसर्च में। देन एंटरप्रेन्योरशिप में इंडियन ओरिजिन स्टार्टअप्स एंड कंपनीज कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देन इन्वेस्टमेंट लिंकेज फैसिलिटेट एफडीआई, वेंचर कैपिटल एंड ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। देन इन्फ्लुएंस और इंडियाज ग्रोथ, रेमिटांसेस आते हैं, स्किल एंड नॉलेज ट्रांसफर होता है, पॉलिसी एडवोकेसी, राइट? इंडिया यूएस ट्रेड अग्रीमेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी डायस्पोरा की रहती है। जैसे H1B वीजास के लिए इंडियंस को इतनी प्रेफरेंस क्यों मिलती है, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा टैलेंट वहां ऑलरेडी है, वहां पे डायस्पोरा ऑलरेडी है जो एक तरह से एडवोकेसी करते हैं हमारे इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, देन चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म क्या है, ब्रेन ड्रेन की समस्या, कि हमारा जो स्किल्ड टैलेंट है वो अल्टीमेटली यहाँ चला जाता है, दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट हो जाता है। देन इंटीग्रेशन इश्यूज इज देयर, कुछ जो ग्रुप्स हैं वो वहाँ सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करते हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा, कनाडा में इस तरह के इश्यूज फेस करते हैं, यूके में। अब क्या है, जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं यहाँ के लोग थोड़े से ज्यादा परेशान हो गए हैं, इनको अब इमिग्रेंट्स से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है कुछ समय से। इनको लगता है कि ये हमारी कंट्री में आते हैं और हमारी एम्प्लॉयमेंट छीन लेते हैं। ठीक है, तो उस वजह से सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस वहां पे डायस्पोरा फेस करती है। देन ओवर रिलायंस ऑन रेमिटेंसेस, एक्सेसिव डिपेंडेंस एक तरह से इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर सकती है। कंक्लूजन, इंडियन डायस्पोरा इज अ स्ट्रेटेजिक असेट फॉर इंडिया एंड होस्ट कंट्रीज दोनों के लिए ही, पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
कल्चरल डिप्लोमेसी और बायलेटरल रिलेशंस पॉलिसी फोकस करते हैं, लिवरेजिंग डायस्पोरा नेटवर्क्स फॉर investment, trade, skill exchange और India's global influence while addressing brain drain and integration issue. कंक्लूजन में ये लिख सकते हो। अच्छा, ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये हमने देख लिया, कुछ PYQ थे जो हमने देख लिए। अच्छा, ये सिर्फ PYQ वो नहीं है जो हमने डिस्कस करे, इन पॉइंट्स को यूज करके आप बाकी भी कोई आंसर लिख सकते हैं जो सिमिलर लाइंस पर आएगा। पॉइंट्स यहाँ से बस लेने हैं। अब ये एक मॉडल आंसर है क्योंकि यूएस से काफी न्यूज में है और ये आर्टिकल भी अबाउट यूएसए ही था। तो इंडियन डायस्पोरा इन यूएस असेट एज वेल एज चैलेंज। तो इसमें क्या है, ऑलमोस्ट 4.9 मिलियन पीपल वहां रहते हैं, हमारी डायस्पोरा वहां रहती है। सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप इंडियंस का है वहां पे और मोस्ट सक्सेसफुल कम्युनिटी भी है, मॉडल माइनॉरिटी। ये फ्रेज याद रखना शशि थरूर जी का। देन दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू यूएस इकोनॉमी, इंडिया यूएस रिलेशन और इंडिया की ग्लोबल इमेज। अब देखो वहां पे वहां के लोगों में एक इमेज बनी हुई है कि इंडियंस आर इंटेलिजेंट पीपल। वो क्यों है? क्योंकि इंडियंस वहां पे टॉप पोजीशंस में है। जो इनकी फॉर्चून 500 है उसमें बहुत सारे सीईओज इंडियन हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। सुंदर पिचाई इज एन एग्जाम्पल, राइट? और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो उस वजह से एक ग्लोबल इमेज हमारी वहां पे बनती है। बट कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जैसे आइडेंटिटी के, पॉलिटिकल लॉबिंग के और डिवाइडेड लॉयल्टीज के। अब सबसे पहले असेट वाले पॉइंट को डील करते हैं। इंडियन डायस्पोरा एज एन असेट, तो इसमें इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, एक हाई इनकम ग्रुप है, मीडियन हाउस होल्ड इनकम ऑफ इंडियन अमेरिकन इज अमंग द हाइएस्ट। देन रेमिटांसेज, इन्वेस्टमेंट आती है इंडिया में, रेमिटांसेज आते हैं स्पेशली इन आईटी, एजुकेशन और स्टार्टअप्स में। देन पॉलिटिकल लॉबिंग होती है, इसमें आप यूएस इंडिया न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें काफी जो इंडियन कॉकस था उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया था इस सिविल न्यूक्लियर डील के साइन होने में। देन एडवोकेसी फॉर इंडियाज इंटरेस्ट इन एरियाज लाइक H1B वीजा, ट्रेड या फिर काउंटर टेररिज्म, राइट? ये जो कश्मीर वाले इशू होते हैं ना, वहां पे जो बाकी कंट्रीज उठाती हैं कश्मीर, ह्यूमन राइट्स की, इंडिया में तो जी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। तो ये जो इंडियन कॉकस है ये अल्टीमेटली फिर एडवोकेसी करके या लॉबिंग करके इन इश्यूज को डील करता है। तो इस केस में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन कॉकस है, ठीक है? देन सॉफ्ट पावर एंड इमेज बिल्डिंग, रिप्रेजेंटेशन इन एकेडमिया, बिजनेस, कल्चरल प्रोजेक्ट्स एज अ पॉजिटिव इमेज ऑफ इंडिया। सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोब हाईलाइट इंडियन टैलेंट, इंडियन फेस्टिवल्स, बॉलीवुड, योगा, देन कुजीन एनहांस कल्चरल डिप्लोमेसी। Strategic bridge, diaspora acts as a link between democracy, strengthening people to people ties. Events like Howdy Modi 2019 में जो हाउस टूर में किया गया था वो भी डायस्पोरा को का रोल डेमोन्स्ट्रेट करता है एज अ मोबिलाइजिंग फोर्सेस इंडिया यूएस रिलेशंस। तो ये तो हमने देख लिया असेट कैसे है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल लॉबिंग, सॉफ्ट पावर, स्ट्रेटेजिक ब्रिज। देन चैलेंज क्या क्या फेस कर रहा है अभी। तो देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ असिमिलेशन वर्सेस एलिजियंस जो हमने देखा, फ्रेगमेंटेशन का इशू, आपस में ही डिवाइडेड है। देन पॉलिसी लिमिटेशन में क्या है कि इनका इन्फ्लुएंस काफी लिमिटेड है यूएस के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। जैसे हम पे सैंक्शंस लग गए, टैरिफ्स लग गए, H1B वीजा लग गया, तो अल्टीमेटली इनका इन्फ्लुएंस थोड़ा लिमिटेड है। डायस्पोरा का सपोर्ट अल्टीमेटली ओवरराइड नहीं कर सकता अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को, ठीक है? देन पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज देयर। कुछ इंडियन अमेरिकन हैं जो ट्रम्प को बिजनेस स्टांस को अप्रूव करते थे, बट अल्टीमेटली इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो देर इज पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऑल्सो। सच पोलराइजेशन रिड्यूसेस यूनिफाइड एडवोकेसी फॉर इंडिया। एक यूनिफाइड आवाज नहीं बनती तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिर नहीं लगते। देन बैकलैश का रिस्क हमेशा है कि अगर ओवर विजिबिलिटी होगी हर जगह, अगर झंडे लेके पहुंच जाओगे कि हमको इससे भी दिक्कत है, मैसिव रिलीज की जाएंगी। और उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं जैसे टैरिफ्स जो लगे या H1B वीजा, अगर इस पे वो अभी प्रोटेस्ट करें तो अल्टीमेटली ओवर विजिबिलिटी हो जाएगी जिससे कि बैकलेश आ सकता है। डोमेस्टिक जो वहां की पॉपुलेशन है उनको लग सकता है कि दीज आर व्हाट, दीज आर फॉरेन पीपल, फॉरेन लॉबी की तरह इनको ट्रीट किया जा सकता है। कंक्लूजन में वही लिखेंगे कि एक स्ट्रेटेजिक असेट है, कोई अनडिनाइबल है ये तो, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, लॉबिंग पावर, सॉफ्ट पावर, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करता है जैसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, लिमिटेशंस इन इन्फ्लुएंसिंग होस्ट कंट्री। फॉर इंडिया हमें क्या करना है, हमको हमारा टास्क ये है कि हमको इनको हार्नेस करना है एज पोटेंशियल एज अ ब्रिज बिल्डर while being mindful of its challenges, ensuring that diaspora diplomacy supplements but does not substitute state to state engagement, ठीक है? सो
दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करना है। उसमें हमको लग गए ऑलमोस्ट 34 मिनट्स। इट्स ओके। अच्छा प्लीज मुझे बताना जरूर कि ये तुमको फायदा कर रहा है या नहीं, या ये क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। ये जो अभी वाला फॉर्मेट है इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा है, रेदर देन कि एक एडिटोरियल प्रिपेयर किया जाए और उसको डिस्कस किया जाए, उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत इसमें है कि पूरा थीम्स आइडेंटिफाई करो, पोटेंशियल क्वेश्चंस देखो। तो अगर ये फायदा कर रहा है तो ही इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर हम नॉर्मल वाले पे भी वापस जा सकते हैं। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बिग लिटिल पावर प्ले। क्या है ये? इट इज अबाउट एसआईआर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है अभी हमारी कंट्री में, बिहार में। इट हैज बीन अ लॉट इन न्यूज। होपफुली अभी तक तो आपको एसआईआर पता ही होगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, किस चीज का रिवीजन हो रहा है? इलेक्टोरल रोल्स का। इलेक्टोरल रोल्स को देखा जा रहा है कि किस लोगों, आइडिया देखें तो ये है इलेक्शन कमीशन का कि जो इंडिविजुअल एलिजिबल है उसका एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, और जो इंडिविजुअल एलिजिबल नहीं है उसका इंक्लूजन नहीं होना चाहिए। बस ये आइडिया है, इसके लिए ही इलेक्टोरल रोल को रिवाइज बेसिकली कर रहे हैं। ऑल राइट, किस किस मेनली 3 तरह के रिविजन होते हैं, शायद आपने अभी तक पढ़ लिया हो, बट ठीक है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक तो होता है इंटेंसिव रिविजन। इंटेंसिव रिवीजन एक होता है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और एक होता है समरी रिवीजन। समरी रिवीजन है कि जो टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं, कुछ एक दो लोगों का नाम हटाया या किया, उसमें लोग खुद जाके, इंडिविजुअल खुद जाके बोलेगा कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, मैं वहां शिफ्ट हो गया हूँ, या किसी ने कंप्लेंट दे दी, वो फॉर्म 7 जो हमने देखा था कि फॉर्म 7 से आया है कि इस बंदे को एक्सक्लूड कर दो, या फिर किसी ने खुद से एप्लीकेशन डाली है कि मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मुझे वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। तो दिस इज समरी रिवीजन, जो टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहता है छोटे लेवल पे। ठीक है। देन देर इज एसआईआर, देन देर इज इंटेंसिव रिवीजन। पहले देख लेते हैं इंटेंसिव रिवीजन क्या है। इसमें इलेक्टोरल रोल को फिर से नए सिरे से बनाया जाता है, एक नई इलेक्टोरल रोल बनाई जाती है, डोर टू डोर सर्वेज होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं वो अल्टीमेटली इस तरह के डोर टू डोर सर्विस करते हैं, और एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उनके डॉक्यूमेंट्स देख के। सो दिस इज इंटेंसिव रिवीजन। और ये कब किया जाता है इंटेंसिव रिवीजन? जैसे कोई कुछ चेंजेस, अगर मेजर चेंजेस आए हैं, जैसे स्टेट की बाइफर्केशन हुई है, या इस तरह का कोई चेंज अगर आया है, तो ये इंटेंसिव रिवीजन होता है। अगर इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि जो इलेक्टोरल रोल है वो आउटडेटेड है और इसको चेंज करने की जरूरत है, नए सिरे से बनाने की जरूरत है, तो वो करेंगे इंटेंसिव रिवीजन। अगर माइनर से चेंजेस करने हैं तो होगा समरी रिवीजन। नाउ व्हाट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बिहार में हो रहा है? ये किसी एक स्पेशल सर्कमस्टांस में होगा, जैसे कि सेंसस हुआ है। ठीक है, अगर सेंसस हुआ है, या फिर बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट का एरिया वगैरह कुछ बाइफर्केट किया है, कोई एरिया इंक्लूड हुआ है, कोई स्पेशल सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करता है, तब किया जाएगा ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है। इसमें अभी प्रेजेंटली जो बिहार में हो रहा है, दिस इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब इसकी खास बात यह है कि इसमें बर्डन ऑफ इंक्लूजन शिफ्ट कर दिया गया है सिटीजन्स पे। सिटीजन्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई थी जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट था, और इस तरह के सिटीजनशिप लाइक डॉक्यूमेंट्स। यही सारी कंट्रोवर्सी थी कि आप इसमें सिटीजनशिप लाइक डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, बहुत हेवी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं अपनी वोटर लिस्ट में इंक्लूजन के लिए, और इस तरह से तो बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो यही सारी प्रॉब्लम थी। देन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट के पास से अभी हियरिंग वैसे पेंडिंग है, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कह दिया है कि आधार को भी एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट मान लीजिए आप। ठीक है। सो दिस वाज द कंट्रोवर्सी ऑल अबाउट। ये हमने डिस्कस करी भी है पहले, ये तीनों तरह की रिविजन्स। देन समरी रिविजन क्या होता है, इंटेंसिव रिविजन, और उसके बाद स्पेशल इंटेंसिव रिविजन क्या होता है, जो अभी बिहार में हो रहा है। कंट्रोवर्सी देख ली कि डॉक्यूमेंट हैवी बहुत ज्यादा थी, और बर्डन ऑफ इंक्लूजन सिटीजन्स पे है, इलेक्शन कमीशन पर नहीं है। यूजुअली क्या होता है, इलेक्शन कमीशन डोर टू डोर जाती है, डॉक्यूमेंट्स मांगती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके अल्टीमेटली इलेक्टोरल रोल एक प्रिपेयर करती है। बट इसमें क्या हो रहा है, सिटीजन्स जाएंगे ऑफिशियल्स के पास,
क्योंकि ये दिस इज SIR। SIR में डोर टू डोर सर्वे नहीं होता। सिटीजन जा रहे हैं ऑफिशियल्स के पास एंड देन डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स की भी एक लिस्ट दी गई है कि इन डॉक्यूमेंट्स के बाहर कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। तो ये पूरी प्रॉब्लम थी। अब देखते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल डिस्कसेस स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? प्रॉब्लम कहाँ से आई है? प्रॉब्लम्स आ रही है बेसिकली, एक हाईलाइट जो कर रहा है वो है बैलेंस करना बिटवीन बैलेंसिंग इंक्लूजन, इंक्लूजन एज इन, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, सबके पास वोटिंग का अधिकार है। क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर कोई इन एलिजिबल नहीं है तो एवरीबडी इज एलिजिबल। अगर वो इन एलिजिबल नहीं है तो उसको वोट देने से कोई भी रोक नहीं सकता। मतलब एवरीबडी इज एलिजिबल अल्टीमेटली। ठीक है, अगर एलिजिबल है तो वोट देने के लिए कोई रोक नहीं सकता वोटर लिस्ट में इंक्लूडिंग के लिए, इंक्लूड करने से। देन प्रॉब्लम अब कहाँ आ रही है? बैलेंसिंग इंक्लूजन वर्सेस इलेक्टोरल इंटेग्रिटी। इलेक्टोरल इंटेग्रिटी से क्या मतलब है? इलेक्टोरल इंटेग्रिटी एज इन इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी। उनको नया वोटिंग रोल वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बिहार का अगर हम केस देखें तो वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट में डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज्यादा थी, वहां पे बर्थ रजिस्टर नहीं होते, ये एक प्रॉब्लम थी वहां पे। देन काफी ज्यादा माइग्रेशन होती है, बिहार से बहुत सारे लोग हैं जो अल्टीमेटली काम करने के लिए एज लेबरर्स या एज एनी अदर वर्क के लिए भी अल्टीमेटली माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन एक समस्या है, बर्थ रजिस्टर नहीं होते, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी इलेक्टोरल रोल्स में थी। इसी वजह से ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करवाना पड़ा। ये क्या है? ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन की इलेक्टोरल इंटेग्रिटी है कि मैं इलेक्शंस अच्छे से कंडक्ट करवाऊं। जो इंडिविजुअल एलिजिबल नहीं है उसको वोट देने का अधिकार ना हो। डुप्लीसिटी नहीं होनी चाहिए इलेक्टोरल रोल्स में नाम की, या फिर जो इंडिविजुअल एलिजिबल है वो छूटना भी नहीं चाहिए। तो दिस इज इलेक्टोरल इंटेग्रिटी। बट इस इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करते कहते क्या हो रहा है? देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन, वोटर इंक्लूजन की प्रॉब्लम आ रही है। तो बस वही डिलेमा है, बैलेंसिंग इंक्लूजन वर्सेस इलेक्टोरल इंटेग्रिटी। ठीक है। सो मैं बोलते बोलते एक्चुअली थक चुकी हूँ, पता नहीं क्यों। सो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है इसमें? ट्रेडिशनली ECI का रोल क्या रहता है कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट करनी है, आपको सभी को एनरोल करना है जो कि इन एलिजिबल नहीं है। इक्विटेबल इंक्लूजन ऑफ वोटर्स किसका काम है? ECI का। ECI का मैंडेट है ये। बट अंडर SIR रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग एलिजिबिलिटी किस पे है? इंडिविजुअल वोटर पे। जो कि ट्रेडिशनली काम किसका था? वोटर इंक्लूजन का, ECI का। बट इन्होंने क्या किया? SIR से वो पूरा गेम ही शिफ्ट कर दिया। अब इंडिविजुअल वोटर अपने आप को प्रूव करेगा। कंटेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वी हैव आर्टिकल 326 दैट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। आर्टिकल 324 जिसमें पावर है इलेक्शन कमीशन के पास टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शंस, और जिसके ही तहत ये इस तरह के रिविजन्स टाइम टू टाइम कर सकती है। आर्टिकल 327 एंड 328, ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है टू रेगुलेट इलेक्शंस। अब ये आर्टिकल मेनली क्या बात कर रहा है कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ठीक है। अब क्या वॉर क्या है या प्रॉब्लम क्या है कि क्या सिटीजन प्रूव करेगा अपनी एलिजिबिलिटी या स्टेट इंश्योर करेगा इंक्लूजन? देखो ये जो मैं बातें लिख रही हूँ ना, जैसे मैंने ये बोला, इससे पहले क्या कहा था मैंने? बैलेंसिंग इंक्लूजन वर्सेस इंटेग्रिटी, या बैलेंसिंग इंक्लूजन विद इंटेग्रिटी, विद इलेक्टोरल इंटेग्रिटी। वर्सेस नहीं होगा, विद होगा। बैलेंसिंग इंक्लूजन विद, ये विद है, बैलेंसिंग इंक्लूजन विद इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, और साथ में स्टेट सिटीजन्स प्रूविंग एलिजिबिलिटी, और स्टेट इंश्योरिंग इंक्लूजन। या स्टेट इंश्योर करेगा कि आपको लिस्ट, सब में लिस्ट, सबका नाम लिस्ट में होना चाहिए, या सिटीजन प्रूव करेंगे कि मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज है। सो अगर इस तरह के फ्रेजेस आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बस वही आइडिया था ये एडिटोरियल्स को इस तरह से करने का, ताकि आपको फ्रेजेस मिल सके और थोड़ा मेंस की तैयारी हो सके। बिकॉज देखो, प्रीलिम्स की तैयारी हम न्यूज में कर रहे हैं क्योंकि हम वीकली MCQs भी करते हैं। हम अपना पूरा वीक पहले जो हमने न्यूज में डिस्कस करा होता है वो हम वीकली MCQs के थ्रू
टेस्ट लेके अल्टीमेटली सब कुछ हो जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो ये मेंस के लिए डेडिकेटेड है। अब वापस आते हैं, अ, ये कुछ जो फ्रेजेस है जो आप न्यूज वो यूज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। देन दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट। देन कंसर्न्स क्या है, डी एनफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगी, बहुत सारे लोग अपना वोटिंग का अधिकार खो देंगे। स्पेशली कौन, मार्जिनलाइज्ड वोटर, जिनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आधार डॉक्यूमेंट या डिजिटल एक्सेस जिनके पास नहीं है, अल्टीमेटली वो बेचारे वोटर एक्सक्लूड हो जाएंगे। देन देर इज अ लैक ऑफ पब्लिक डिस्कशन की एसआईआर पे स्पेशल इंटेंसिव रोल के अगेंस्ट इतना ज्यादा बस क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने या रेदर ईसी इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्लियरेंस नहीं दी है, उन्होंने आके बताया नहीं कि हमारा आइडिया क्या था इसके पीछे। और एक जो टाइम लिमिट दी जाती थी, टाइम लिमिट भी नहीं दी गई, इतने शॉर्ट टर्म पे लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। सो ये थोड़ा सा ओपेकनेस इस प्रोसेस में आई है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। देन देर इज बर्डन ऑफ टेकिंग लीव, फाइलिंग फॉर्म्स एंड चेजिंग ऑफिशियल्स फॉल्स ऑन पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन रेदर देन ऑफिशियल्स उनके घर जाएं और डोर टू डोर सर्वे करें। बस ये वही है कि सिटीजन अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करें या स्टेट इंक्लूजन इंश्योर करें। रिस्क ऑफ एक्सक्लूजनरी इलेक्टोरल रोल, जो कि डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी को अंडरमाइन करता है। डेमोक्रेसी इज व्हाट, कि सबको वोटिंग का अधिकार मिले तभी वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करें, बट उनको अल्टीमेटली इस प्रोसेस से ही आउट कर दिया जा रहा है। जुडिशियल और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी में ये है कि कोर्ट्स ने अभी के लिए तो कोई अ, जो ये सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज हुआ था, ये एसआईआर, इस पे कोई रूलिंग अभी नहीं आई है एसआईआर पे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाना कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। बट कुछ डॉक्यूमेंट्स का एम्बिट सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया था कि आधार भी इंक्लूड कर लो, अदरवाइज पहले आधार भी नहीं था। तो इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स को, राशन कार्ड, आधार, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करे थे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ऐड होने के लिए। बट एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इस पे अभी पेंडिंग है, जजमेंट आई नहीं है। ब्रॉडर डेमोक्रेटिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, कि शिफ्ट फ्रॉम फैसिलिटेशन टू सस्पिशन। सस्पिशन कैसे, फैसिलिटेशन क्या थी, आज तक वोटर्स को फैसिलिटेट किया जा रहा था कि आप आइए और वोटर आईडी कार्ड अपना बनाइए। अब उनको सस्पिशन की नजर से देखा जा रहा है कि क्या तुम एलिजिबल हो भी या नहीं हो। तो अल्टीमेटली एवरी वोटर इज ट्रीटेड एज इनएलिजिबल अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, जब तक तुम प्रूव नहीं कर सकते कि तुम वोटर बन सकते हो, तो तुमको इनएलिजिबल ही कंसिडर किया जाएगा। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जब तक कोई इनएलिजिबल प्रूव ना हो जाए तब तक के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, देन इट रेजेस द इशू ऑफ घुसपैठिया या इलीगल माइग्रेंट का जो डिस्कोर्स है अल्टीमेटली। और इस तरह से एक्सक्लूजनरी नरेटिव्स वहां से फ्यूल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ एरियाज में क्या कहते हैं कि ये बांग्लादेश से लोग माइग्रेट होके आए हैं, ये रोहिंग्याज हैं, तो इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इंक्लूड इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये बांग्लादेशीज हैं या ये घुसपैठियां हैं या इलीगल माइग्रेंट्स हैं। तो ये डिस्कोर्स पूरा फिर इस तरह की एक्सरसाइज से बन रहा है। दिस इज सम एडिशनल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज कि आरपीए दो है ना, आरपीए 1950, आरपीए 1951। आरपीए 1950 में हम लोगों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि हमारे लिए इलेक्टोरल रोल्स बनाए जाएं, सीट्स एलोकेट की जाएं, देन डेलिमिटेशन हो सके। दिस इज मेनली वोटर स्पेसिफिक या फिर कॉन्स्टिट्युएंसी स्पेसिफिक। आरपी 1951 डील्स अबाउट प्रोसेस, कि क्या क्या चीजें ऑफेंसेस होंगी, क्या डिस्प्यूट्स होंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा जो लोग अल्टीमेटली कंटेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो रिसेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, आधार कार्ड को लिंक करना वोटर आईडी के साथ, जिसमें फिर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी आया था कि जिनके पास आधार नहीं है वो क्या करें, इस तरह से तो आप आधार को मैंडेटरी कर रहे हैं। देन प्रपोजल ऑफ रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट्स का इंक्लूजन होता है। बट देन डिबेट क्या आती है, डिबेट ऑन ट्रांसपेरेंसी वर्सेज एक्सेसिबिलिटी। चैलेंजेस इन इलेक्टोरल रोल्स में देर आर एक्सक्लूजन एरर्स, की कुछ ऐसे एलिजिबल वोटर्स हैं जो लेफ्ट आउट हो रहे हैं। देन इंक्लूजन एरर्स, कुछ फेक या डुप्लीकेट वोटर्स भी सामने आ रहे हैं। और वल्नरेबल ग्रुप्स, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने न्यूज वाले सेशन में वो कर्नाटका का अलंट वाला केस देखा था, जिसमें बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे, ऑलमोस्ट 6000 वोटर्स ऐसे थे जो एक्सक्लूड कर दिए गए थे। सो इस तरह का वोटर एक्सक्लूजन हो रहा है, उसको चेक में करने की जरूरत है, और ये इलेक्टोरल रूल्स में काफी सारे चैलेंजेस हैं।
ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो डेमोक्रेसीज में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वोटर रजिस्ट्रेशन की, जैसे यूएसए में सिमिलर डिबेट्स रहती है ऑन वोटर आईडी लॉज, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, बाकी कंट्रीज में भी है। ग्लोबल एग्जांपल्स आप दे सकते हैं यूएसए वाला। देन इंडिया मस्ट बैलेंस यूनिवर्सल इंक्लूजन विद इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, कि हमारी प्रोसेस भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी को भी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी को भी वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं। इंटेग्रिटी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की, कि वो वोटिंग सही से करवा रहे हैं, बट साथ में यूनिवर्सल इंक्लूजन को भी हमको बैलेंस करना है। इंटेग्रिटी इंश्योर करते करते कोई छूटना नहीं चाहिए। एंड दीज आर सर्टेन रिफॉर्म्स। ये अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस किस किस पे आए हैं, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एक तो साइमल्टेनियस इलेक्शन पे क्वेश्चन आए हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कितना फिजिबल है, इसके आने से क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा। बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शन पे क्वेश्चन आए हैं। देन इलेक्टोरल रिफॉर्म पे क्वेश्चन आया है, यही वाला, यही यही क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था। उसके बाद ईवीएम्स पे क्वेश्चन आए हैं, डिफेक्शन पे क्वेश्चन आए हैं, और क्रिमिनलाइजेशन पे। इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली देखे गए हैं। तो क्वेश्चन आए हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, क्योंकि ईवीएम भी एक इलेक्टोरल रिफॉर्म ही है अल्टीमेटली, कि कौन कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म किए गए हैं। और साइमल्टेनियस इलेक्शन पे 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। सो फ्री, ये क्वेश्चन है, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 2016। व्हाट ऑल आर सजेस्टेड रिफॉर्म्स एंड हाउ फार दे सिग्निफिकेंट इन डेमोक्रेसी टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। ये क्वेश्चन था। ये इसका आंसर, पॉसिबल आंसर हो सकता है, या इस इन लाइंस पे आप फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ईसीआई ने अपने 2016 में रिकमेंडेशंस दी थी to strengthen transparency, accountability, and inclusivity in the electoral process. Suggested reforms करते हैं decriminalization of politics, कि अगर कोई भी कैंडिडेट है वो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। देन कर्टेलिंग मनी पावर के लिए अनोनिमस डोनेशंस को बैन कर दिया गया है 2000 से ऊपर के। अभी देखो वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2004 में, सॉरी 2024 में उसको बैन कर दिया गया। फेब्रवरी में, आई थिंक फेब्रवरी में हुआ था, फेब्रवरी 2024 में, 2024 में हुआ है फेब्रवरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट शायद इसी टाइम पे कभी हुआ था। देन स्ट्रिक्टर ऑडिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, देन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, स्ट्रेंथनिंग ईसीआई, कि इनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, रूल मेकिंग पावर इनके पास रहे, एंड अपॉइंटमेंट की ऑटोनॉमी हो, सो दैट ये रूलिंग पार्टी की मोहताज ना हो जाए अल्टीमेटली। देन वोटर रिफॉर्म्स में क्या थे, कि लिंकिंग आधार विद वोटर आईडी टू कर्ब डुप्लीकेशन, एक्सटेंडिंग पोस्टल बैलेट्स और ऑनलाइन वोटिंग टू एनआरआई एंड माइग्रेंट वर्कर्स, ईवीएम ट्रांसपेरेंसी, मैंडेटरी यूज ऑफ वीवीपैट्स फॉर वोटर कॉन्फिडेंस। कुछ 10 सेकंड के लिए रहती है ना वो स्लिप, जिससे आपको पता चलता है कि मैंने जो बटन दबाया था उसी को वोट गया क्या। तो वीवीपैट का वही काम है। और सिग्निफिकेंस इसका क्या है, कि जो अल्टीमेटली 3 मेन डेफिसिट्स हैं, ये पक्का लिखना, ठीक है। ये पक्का लिखना, 3 मेन डेफिसिट है इंडियन डेमोक्रेसी में, क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन और क्रेडिबिलिटी। तो अल्टीमेटली इंश्योरिंग क्लीनर कैंडिडेट्स, कर्बिंग मनी इन्फ्लुएंस और एम्पावरिंग वोटर्स। इससे क्या होगा, जो डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा पार्टिसिपेटरी और ट्रस्टवर्दी बन जाती है। हाउएवर रिफॉर्म्स रिक्वायर पॉलिटिकल कंसेंसस एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस वेयर प्रोग्रेस हैज बीन स्लोड ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। सो कंक्लूजन में भी यही सब लिख सकते हो, ये सारे जो रिफॉर्म्स है ये अल्टीमेटली हमारे डेमोक्रेसी को डीपन करेंगे। ये क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन, क्रेडिबिलिटी, ये जो 3 मेन डेफिसिट है इनको टैकल करेंगे। ये लिस्ट है जो अभी रिफॉर्म्स सो फार हुए हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जिसमें सीक्रेट बैलेट और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। देन 1961 में इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे सीलिंग लगा दी थी, नेशनल पार्टीज के लिए इतना, स्टेट पार्टीज के लिए इतना, और बियॉन्ड उसके स्टार कैंपेनर्स पे इतना खर्चा कर सकते हो, कैंपेनिंग पे इतना खर्चा, वो सारा इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे सीलिंग लगी थी। देन 89 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 21 से 18 एज कर दी। 1996 में ईसी की रिकमेंडेशन आई, एफिडेविट बनाने की बात हुई थी, बट ये अभी तक हुआ नहीं है। क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटीज पे एफिडेविट में लिख कर दो कि कौन कौन से क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटीज आप पे है कैंडिडेट पे। 2002 में कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल डिटेल्स, ये एडीआर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर होना चाहिए आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का, फाइनेंशियल डेटा का और एजुकेशनल डिटेल्स का। देन 2010 में ईवीएम्स इंट्रोड्यूस की गई थी,
और कैश डोनेशंस पर भी सील लगा दी गई थी। देन इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या रेकमेंड किए हैं 2016 में, डीक्रिमिनलाइजेशन होनी चाहिए। देन कर्टेलिंग मनी पावर, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, ये भी बहुत सारी कमिटीज ने कहा है कि कॉर्पोरेट कैप्चर को रोका जा सकता है इससे कि स्टेट ही फंड करे इलेक्शंस को। साइमल्टेनियस इलेक्शंस, देन स्ट्रेंथनिंग ईसीआई, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट्स हो, रूल मेकिंग पावर दो और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दो। देन वोटर रिफॉर्म्स में आएगा आधार एपिक लिंकेज, रिमोट वोटिंग फॉर एनआरआईज एंड माइग्रेंट्स और वीवीपैट यूज। तो ये कुछ डेटा वाइज है, मतलब डेट वाइज है, सॉरी, टाइमलाइन वाइज कह सकते हो। और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ जुड़ी हुई कमिटीज है, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, और ये भी आगे लिखा गया है कि इन्होंने स्टेट फंडिंग, एंटी डिफेक्शनिंग, डाइटनिंग, स्टेट फंडिंग इन काइंड, मटेरियल और फैसिलिटीज दे दो। देन लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स में बैन ऑन कन्विक्टेड कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म्स, ईसीआई रिफॉर्म प्रपोजल्स। प्लीज ये पीडीएफ पक्का से डाउनलोड कर लेना। अब ये जुडिशियल इंटरवेंशन है। पीयूसीएल केस में क्या है, नोटा आया था कि वोटर के पास अधिकार होना चाहिए कि उसको अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो वो नोटा कर सके। देन लिली थॉमस केस में जो वो कन्विक्टेड लेजिस्लेचर, अगर 2 साल से ज्यादा की कन्विक्शन मिल गई है तो अल्टीमेटली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इंडिविजुअल लेजिस्लेटर बनने से। देन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस ईसीआई, मैंडेटरी वीवीपैट विद ईवीएम्स। कंटेम्पररी इश्यूज क्या है, मिसयूज ऑफ मनी पावर, इलेक्टोरल बॉन्ड की डिबेट थी, अल्टीमेटली इसको बैन कर दिया गया। देन पेड न्यूज एंड सोशल मीडिया मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है अब। देन लोअर वोटर टर्नआउट अमंग अर्बन यूथ, वोटिंग ही नहीं करते, अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज ही नहीं करते, ये एक प्रॉब्लम है। माइग्रेंट्स की समस्या है कि वो कहीं और जाके रह रहे हैं, फिर वहां पे भी कई बार उनका इलेक्टोरल रोल में नाम है, जो जहाँ पे थे वहां पे भी नाम है, तो ये डुप्लीकेशन भी होती है। और माइग्रेंट्स, कुछ माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो अ, वापस नहीं आ सकते वोटिंग के लिए, तो उनका वोटिंग राइट, फिर वो वंचित रह जाते हैं अपने वोटिंग राइट से। देन डिमांड फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इससे क्या होता है, जो माइनॉरिटीज है वो भी रिप्रेजेंटेशन उनको मिल जाती है, अंडर रिप्रेजेंटेटेड नहीं रहती। देन रिमोट और ऑनलाइन वोटिंग पायलट्स, ये ईसीआई ने रेकमेंड किया था 2023 में। वे फॉरवर्ड क्या है, पॉलिटिकल कंसेंसस जरूरी है रिफॉर्म्स के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। देन देर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इंक्लूसिविटी, ईज ऑफ वोटिंग एंड इंटेग्रिटी, की फ्रॉड भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी वोट दे रहा है। देन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फंडिंग और स्ट्रेंथनिंग ईसीआई ऑटोनॉमी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी दिस आर्टिकल। थीम्स देख लिए किस किस पे क्वेश्चन आता है, साइमल्टेनियस इलेक्शन पे आए हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आए हैं, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सारे डिस्कस कर लिए। अब दिस नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चाइना। छोटा सा आर्टिकल है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो कहीं पर यूज कर सकते हो कहीं आंसर में अपने, तो इसलिए मैंने ऐड कर लिया। क्या है आर्टिकल, कि हमने साथ में ही शुरू किया था, हीराकुड डैम हमने बनाया 1957 में और भाखड़ा 1963 में। चाइना ने सेमनिक्सिया उस समय बनाया था 1960 में, बट अल्टीमेटली बिग डैम कंस्ट्रक्शन हमने साथ में सेम पीरियड में शुरू की थी। बट रिजल्ट्स क्या है, हमारे डैम सक्सेसफुल हुए, चाइना का जो सेमनेक्सिया है उसमें सेडिमेंटेशन की वजह से बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हुई और अल्टीमेटली वो डैम फेल हो गया। बट 1980s के बाद क्या हुआ, अभी 1980s वाला टाइम याद करो, ये वो वाला याद है जब बहुत ज्यादा गवर्नेंस और बहुत ज्यादा पॉलिसी पैरालिसिस इंडिया में था, बहुत ज्यादा मीडिया ट्रायल्स हो जाते थे, वो स्टिंग ऑपरेशन का दौर था उस समय पे। ठीक है, तो इसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स कुछ भी नया करने से डरते थे, ये वो वाला समय चल रहा है, मतलब एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा था, और हमारा जो अप्रोच है वो बिग डैम से हटके हमने स्मॉल डैम्स बनाना शुरू किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लीगल और एनवायरमेंटल ऑब्स्टेकल्स हम फेस कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सरदार सरोवर स्टॉप फॉर 6 years। ये 1980s वाला दौर वो है जब ब्यूरोक्रेट साइन नहीं करते थे किसी उस पे कि यार हम पे मीडिया ट्रायल्स हो जाएंगे या कोई भी स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा, बोलेंगे कि तुमने इसको फेवर किया है उसको फेवर किया है। या फिर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी कि डैम्स बनाओगे इससे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन बायोडाइवर्सिटी को हार्म हो रहा है, तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा उस वक्त पीक पे था इंडिया में। ऑन दी अदर हैंड चाइना की बात करो, कम्युनिस्ट कंट्री है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो होने दो, क्या फर्क है, कौन बोलेगा सरकार को कि तुमने डिस्प्लेस कर दिया या हमको कंपनसेशन दो। ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है वहां, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है। अनलाइक अस, इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, मीडिया ट्रायल्स वगैरह वहां के, कौन सी मीडिया, कैसी मीडिया, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आई और ये शिफ्ट हुआ ड्यूरिंग 1980s। अब चाइना ने अपनी पॉलिसीज रिफॉर्म कर ली, उन्होंने अपने पास्ट फेलियर्स देखे कि हमारे डैम्स फेल क्यों हुए थे, मिस्टेक्स करेक्ट की और इन्वेस्ट किया हेविली ऑन लार्ज डैम इंफ्रास्ट्रक्चर।
अनलाइक अस, हम फिर कहाँ थे, हम स्मॉल डैम्स बना रहे थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे थे, और ये लीगल और इन्वायरमेंटल ऑब्स्टेकल्स में ही जूझ रहे थे। करंट सिनेरियो ये है कि हमारी इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी है 42.72 गीगावाट्स, और चाइना की हमसे 10 गुना ज्यादा है, 435 गीगावाट्स। हम कहीं आसपास भी नहीं है, 435 गीगावाट्स की हाइड्रो कैपेसिटी इंडिया के पास, सॉरी चाइना के पास है। चाइना लार्जेस्ट डैम डैम बिल्डर ग्लोबली, अभी वो ब्रह्मपुत्र यारलुंग सांगपो पे भी बना रहा है, और वो मेगा प्रोजेक्ट्स अभी भी बनाते ही जा रहा है। साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट ये वही है, यारलुंग सांगपो वाला। उसमें वो यारलुंग सांगपो का जो इनकी मेडोंग काउंटी, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेडोंग काउंटी से किसी और प्रोविंस में पानी वो ट्रांसफर करेंगे। सो साउथ से नॉर्थ की तरफ पानी लेके जाने वाले हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या इशू है, देखो हम लोग भी तो जा रहे थे उसकी तरफ, रिवर लिंकिंग हम करना चाहते थे, बट हमारे यहाँ अगेन फिर वही सारे इश्यूज, लीगल और एनवायरमेंटल इश्यूज रीसर्फेस कर जाते हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज तो है ही ऑब्वियसली। देन वाटर मैनेजमेंट इश्यूज इन इंडिया, सीजनल एंड रीजनल रेनफॉल, फॉर एग्जांपल चेरापूंजी में 11,000 मिलीमीटर एनुअली होती है, बट स्टिल वहां पे फिर भी वाटर स्कैर्सिटी है। अब ऐसा क्यों है? दिल्ली में 80% एनुअल रेनफॉल इन जस्ट 4 मंथ्स। इंडिया फेल्स टू स्टोर एंड यूटिलाइज सीजनल वाटर। अब अगर ये जो चेरापूंजी और दिल्ली का पानी है, देखो एक चीज, एक पैटर्न नोटिस करो, जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो हमारे यहाँ फ्लडिंग जैसी कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, हमारी नदियां एकदम उफान पे होती है, फ्लडिंग जैसी सिचुएशंस होती है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेबिलिटीज नहीं है, हमने डैम्स नहीं बना रखे। सो अल्टीमेटली फिर उसके बाद क्या होता है, साइमल्टेनियसली जो एरिया कुछ समय पहले फ्लडिंग कर रहा था, फ्लडिंग फेस कर रहा था, कुछ महीने बाद वहां ड्रॉट जैसी समस्या हो रही है, वाटर स्कार्सिटी आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वाटर यूज नहीं हो रहा है जुडिशली, या हम स्टोर नहीं कर पा रहे, रेन वाटर हम स्टोर ही नहीं कर पा रहे, दैट इज अ प्रॉब्लम। इंडिया फेल्स टू स्टोर एंड यूटिलाइज सीजनल वाटर, फ्लड्स प्लस ड्रॉट साइमल्टेनियसली। देन लैक ऑफ कोहेरेंट लॉन्ग टर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, जहां पे हमने थोड़ा लैक किया है, हमने डैम्स बनाने में इतना काम नहीं किया है, जिसकी वजह से हम चाइना से बहुत पीछे रह गए। ये चाइना का सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस आर्टिकल को वैसे देखो कि हमारे यहाँ इश्यूज क्या है, वाटर मैनेजमेंट इश्यूज कहाँ है, हम कहाँ लैक कर रहे हैं। देन फ्यूचर चैलेंजेस क्या होंगे, बाय 2050 इंडिया की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जिससे हमारी जो पर कैपिटा वाटर डिमांड है वो भी ऑब्वियसली बढ़ेगी। और विदाउट लार्ज स्केल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डैम, स्टोरेज और इंटरलिंकिंग, जो रिवर इंटरलिंकिंग करने की बात होती है, हम सिवियर वाटर स्कार्सिटी फेस करेंगे। हमारे लिए बहुत जरूरी अभी है कि हम जो ये सीजनल वाटर है इसको हर तरह से यूज करें। हम डैम्स बनाए, हम वाटर ग्राउंड, सॉरी ग्राउंड वाटर, वाटर ग्राउंड नहीं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज रिप्लेनिशमेंट पे काम करें, साथ में स्टोरेज हम बिल्ड करें, ताकि वाटर स्कार्सिटी को अल्टीमेटली हम टैकल कर पाए। चाइना बाय कॉन्ट्रास्ट हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड वाटर एनर्जी डेवलपमेंट थ्रू डैम्स। और एक वो फेमस फ्रेज भी है कि वाटर सिक्योरिटी इज द नेशनल सिक्योरिटी, या वाटर सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी। अपनी नेशनल सिक्योरिटी आपको इंश्योर करनी है तो उसके लिए आपको वाटर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर होंगे दंगे। पानी के लिए, पानी के बिना रहना बहुत मुश्किल है, फिर होंगे दंगे अल्टीमेटली, है ना। इंटरनल सिक्योरिटी हमारी हैम्पर हो जाएगी। तो ये थोड़ा ब्रॉड सोचते हुए इंडिया को अभी प्रेजेंटली काम करने की जरूरत है। अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखो, और अपनी वाटर मैनेजमेंट को थोड़ा अच्छा कर दो, रिवर लिंकिंग पे काम करो, स्टोरेज बढ़ाओ, डैम्स बनाओ, लार्ज स्केल डैम्स बनाओ, वाटर रिप्लेनिशमेंट पे काम करा जाए। तो ये सब करने की जरूरत है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑल राइट, सो ये एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है। डैम स्टेटस हमारी ये है कि हमारे पास 5,700 लार्ज डैम्स है, बट देखो ये एजिंग की समस्या है, पोरली मेंटेन्ड है। अभी माधोपुर बैरेज में वो गेट्स ही उनके टूट गए, तो ये क्या दिखाता है कि हमने मेंटेन भी उनको ठीक से नहीं किया। जो डैम्स हमारे पास बने हुए हैं उनको भी हम ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन की दिक्कत है वहां पे, हम इनको भी चेक नहीं कर रहे हैं। तो नए डैम्स भी बनने चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग है उनकी भी हेल्थ पे काम करो, सो दैट वो पानी स्टोर ज्यादा कर पाए, वो एफिशिएंटली फंक्शन कर सके। देन पर कैपिटा वाटर स्टोरेज में इंडिया की 200 मीटर क्यूब है, और चाइना की 1200, और यूएसए की 2000। ये डेटा थोड़ा याद रखना, कभी कंपैरिजन वाला डेटा देना हो, फैक्ट्स देने हो तो लिख सकते हो। चाइनाज डैम ऑन ब्रह्मपुत्र यार्लुंग सांगपो, जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक कंसर्न भी है, जीएस2 के हिसाब से, ये हमने देखा है।
पूरा हमने क्लियर देखा था कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कैसे प्रॉब्लम होने वाली है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रॉब्लम होगी, वहां जो एक आइलैंड है रिवराइन आइलैंड उसको कैसे दिक्कत आएगी। देन वाटर सिक्योरिटी इज इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी इशू, ये वाला पॉइंट याद रखना। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2008 टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रिप, वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से जो हमने शुरू किया था, और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट स्टिल लार्जली ऑन पेपर क्योंकि ऑपोजिशन जिंदाबाद। देन वे फॉरवर्ड क्या है, बिल्ड मल्टीपर्पज डैम फॉर इंटीग्रेटेड वाटर एनर्जी, वाटर भी सिक्योर हुए, एनर्जी जनरेट हुए और फ्लड मैनेजमेंट हो, ये तीनों का काम एक साथ हो जाएगा अगर हम मल्टीपर्पज डैम्स बनाएंगे तो। देन मॉडर्नाइज एग्जिस्टिंग डैम्स टू रिड्यूस सेडिमेंटेशन, डाइवर्सिफाई विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और लार्ज स्टोरेज रिजर्वॉयर, ये वही है जो हमने डिस्कस करा बट मैंने पॉइंट बस आपको नोट करके दे दिए। अच्छा ये ध्यान रखना प्लीज, ये जो डेटा है ना, इसको जहां पे भी अपने मेंस के नोट्स बना रहे हो वहां पे लिखते चलना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, थोड़ा लंबा हो गया बट लंबा होगा ही। अगर आपको ये इस तरह का जो पैटर्न है फायदेमंद लग रहा है तो मुझे बताना, अदरवाइज फिर हम वही एग्जिस्टिंग वाले पे वापस आ जाएंगे। अगर नहीं फायदेमंद लग रहा है तो वो भी ठीक है, उसमें ही थोड़ा बेटरमेंट करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच।